हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट इससे पहले आपने अगर पिछले लेक्चर्स देख रखे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अभी तक दिल्ली सल्तनत में हमने बात करी थी कि आपको 5 डायनेस्टीज़ मिलेंगी। सबसे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी थी। याद करो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको सेटअप किया था। 1206 से लेके 1210 तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद आराम शाह आया। आराम शाह के नाम में ही लिखा था आराम। ठीक है, तो 1210 से 1211 तक इन्होंने रूल किया और उसके बाद इनको थ्रो कर दिया जाता है। और उसके बाद जो आया था, जिसको रियल फाउंडर भी बोला गया था स्लेव डायनेस्टी का, वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोल देते हैं या स्लेव डायनेस्टी भी बोल देते हैं। काफ़ी लंबा रूल इनका चलता है, 1211 से लेके 1236 तक। तो इल्तुतमिश का एक लड़का था रुकनुद्दीन करके। रुकनुद्दीन ने थोड़े टाइम के लिए रूल करा। कितने टाइम के लिए? कुछ महीनों के लिए। ठीक है, तो 1236 ही लिखेंगे। रुकनुद्दीन की एक बहन भी थी जिसका नाम था रज़िया सुल्ताना। तो रज़िया जो थी उसकी बस एक ही गलती थी, बोलते हैं हिस्टोरियंस की, उसको ना किस्मत ने बस लड़की बना दिया। अदरवाइज़ उसके अंदर सारे गुण थे जो एक राजा के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये थी रज़िया। रज़िया की डेथ हो जाती है कैथल में। एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई थी उल्लेमास के द्वारा और इनको मरवा दिया जाता है, रज़िया। ठीक है, रज़िया के बाद 2 और छोटे छोटे किंग्स आए। बेसिकली 1246 तक ये रूल करते हैं। याद हो अगर आपको, बहरम शाह वगैरह आए थे यहाँ पे। इंपॉर्टेंट किंग्स नहीं थे। उसके बाद हम देखते हैं नसीरुद्दीन आए थे। नसीरुद्दीन जो थे ये काफ़ी रिलीजियस रूलर माने गए हैं। थोड़े टाइम पीरियड के लिए ये भी रूल करते हैं। इनका एक कमांडर हुआ करता था, या बोल लो जो नॉबल्स थे ना, 40 ग्रुप बनाया हुआ था, उसका एक मेंबर हुआ करता था। बलबन ने अपनी लड़की की शादी करवा दी थी नसीरुद्दीन से। और बाद में क्या करता है, एक दिन डिनर पे बुलाता है नसीरुद्दीन को और पॉइजन करके मार देता है। फाइनली बलबन के बाद 2 और किंग्स आते हैं। काइकुबाद, इनको बीमारी लग जाती है, मर जाते हैं। इनका लड़का छोटा ही था जिसको काइमूर भी बोलते हैं। तो काइमूर जो था वो, उसकी 4 वर्ष की तो आयु थी उस टाइम पे। तो इनका एक कमांडर हुआ करता था बलबन का। बलबन के कमांडर का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जिसका लोकल या फिर जो शॉर्ट नेम था या रियल नेम था, दैट वाज फिरोज शाह। तो फिरोज शाह ने क्या किया, ये जो काइमूर था इसको मार दिया और फाइनली एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी जिसका नाम पड़ा खिलजी डायनेस्टी। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ भी डालती हूँ, आपको मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देती हूँ। एंड जो हमारी शॉर्ट सीरीज़ चल रही है अभी करंटली पॉलिटी को लेके, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई जस्ट होप यू आर फॉलोइंग दैट टेलीग्राम चैनल। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उससे। 2 चैनल्स हैं बेसिकली, एक में मैं अपडेट्स देती हूँ और दूसरा जो कमेंट सेक्शन वाला है वो आपके लिए ओपन है। उसमें आप चैट्स भी कर सकते हो, जो भी आपकी आंसर राइटिंग्स है उसको अगर इवेलुएट करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हो। ठीक है, सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। नाउ आज हम पढ़ेंगे अबाउट द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड चलेगा 1290 टू 1320। ठीक है, तो हमने क्या देखा, स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना था, 1206 जब घोरी की डेथ हुई थी, 1206 से लेके 1290, ये था पूरा टाइम पीरियड स्लेव डायनेस्टी का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी का आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 1290 से लेके 1320, लगभग 40 साल का इनका रूल चलेगा। तो फिरोज शाह, जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन वगैरह ये तब लगा लेते थे जब ये राजा बन जाते थे, तो खुद को बहुत बड़ा दिखाने के लिए ये ऐसे टाइटल्स ले लिया करते थे। आज जो आप OMR शीट्स भरते हो उधर तो आएगा भी नहीं इतना बड़ा नाम। ठीक है, इससे भी बड़े बड़े नाम मिलेंगे अभी आपको जब आप मुगल्स के बारे में पढ़ोगे। अभी तो हम दिल्ली सल्तनत तक की फोकस करेंगे। नाउ जलालुद्दीन की अगर बात करें, जलालुद्दीन खिलजी, तो इनका जो रूल रहता है वो 6 साल तक का रहता है। 1290 से लेके 1296 तक रहता है। अब ये एक सोल्जर हुआ करते थे, किस किस के, इल्तुतमिश के भी थे, बाद में कमांडर बन गए थे बलबन के। तो देखो इतना टाइम पीरियड इनका किसके अंडर रहा था, स्लेव डायनेस्टी के अंदर रहा था, सोल्जर की तरह एक्ट कर रहे थे। बाद में ये इक्तादार भी बन गए थे समाना वाले एरिया के। इक्तादार कौन हुआ करते थे, याद करो, लैंड के बड़े बड़े पीसीस दे दिए जाते थे नॉवेल्स को, और फिर वो जैसे मर्जी चाहें उस लैंड एरिया को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि जो बाद के किंग्स आए जैसे कि काइकोबाद, कायूमार, तो वो बहुत ही वीक थे, तो उनको टॉपल कर दिया उन्होंने और खुद राजा बन गए थे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, जिनका नाम फिरोज शाह भी था।
नाउ ये किस एज में बने सुल्तान, तो ये बने एट द एज ऑफ 70 ईयर्स। 70 ईयर्स में आपका ये बुढ़ापा चल पड़ता है, तो उस एज में तो ये सुल्तान बने। इनका एक नेफ्यू था और जिसने जो कि बाद में इनका दामाद भी बना। तो मुस्लिम कल्चर में आप ये चीज़ें देखते रहते हो, वही चीज़ हुई यहाँ पे। नेफ्यू जो इनका भतीजा था वही इनका सन इन लॉ भी बनता है बाद में, जिसका नाम था अली गुरशस्प। अली गुरशस्प जो है टाइटल लेता है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अली गुरशस्प याद रखना। फिरोज शाह किसका था, जलालुद्दीन खिलजी का। अली गुरशस्प किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का। वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट तो यही पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। 1291 में, अब देखो 1291 की बात करी गई, तो जब रूल कौन कर रहा है, जलालुद्दीन खिलजी। कितना टाइम पीरियड है, 1290 टू 1296। अभी हम बात कर रहे हैं 1291, जब अलाउद्दीन खिलजी या जिनका नाम अली गुरशस्प भी है, वो गवर्नर हुआ करते थे। कहाँ के, तो कारा वाले एरिया के। 1296 में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि मुझे ना जलालुद्दीन को क्या कर देना चाहिए, टॉपल कर देना चाहिए, डिफीट कर देना चाहिए और खुद राजा बन जाना चाहिए। तो उसके लिए एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी, तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। अब देखो ये कारा वाला एरिया आ गया, आपके मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर वाले एरिया में मिल जाएगा आपको। तो जब कारा में रूल कर रहा था ना अलाउद्दीन खिलजी, तब उनको पता चला कि डेक्कन नाम की भी चीज़ है, ये डेक्कन वाला एरिया भी था। तो ये डेक्कन के बारे में जानते हैं, जब कारा में रूल कर रहे थे, गवर्नर थे कारा के। तो इन्होंने क्या किया, ये जो द्योगिर वाला एरिया है इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। कारा से गए द्योगिर वाले एरिया में, यहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया। द्योगिर में बहुत ज़्यादा पैसा था, ठीक है, खूब सारी लूटपाट करी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पे द्योगिर में कौन डायनेस्टी रूल कर रही थी उस टाइम पे, तो यादव डायनेस्टी। और जो किंग थे यहाँ पे वो थे रामचंद्र, ठीक है। तो छोटी सी कहानी है। कारा के रूलर थे कब, 1291 में, ठीक है, गवर्नर बन चुके थे वहाँ पे। तो उन्होंने डिसाइड किया 1296 में कि मुझे क्या करना है, जलालुद्दीन खिलजी को टॉपल कर देना है। तो उसी टाइम पे इनको पता चलता है कि डेक्कन में एक जगह है द्योगिर, जहाँ पे यादव डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिसके किंग थे रामचंद्र। यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे द्योगिर में अटैक किया और खूब सारी लूटपाट करी। अब जब लूटपाट कर ली ना, तो जलालुद्दीन खिलजी को मैसेज भेजते हैं अलाउद्दीन खिलजी। दोबारा से मैप पे देखो, अब देखो यहाँ पे अगर मैप देखोगे आप, तो दिल्ली में कौन बैठा है, जलालुद्दीन खिलजी। कारा में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कारा से कहाँ जा चुका है, द्योगिर वाले एरिया में जा चुके हैं, ठीक है। अब नोटिस करना, यहाँ पे एक रिवर होती थी, कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से कौन सी रिवर जा रही है, तो गंगा रिवर। तो अलाउद्दीन खिलजी अभी कहाँ पे है, द्योगिर में है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला जलालुद्दीन खिलजी को कि गंगा क्रॉस करके आओ और एक जगह मिलेगी आपको द्योगिर, बहुत ज़्यादा पैसा है, रिवर को क्रॉस करो और क्या करो, यहाँ से पैसा ले जाओ। जलालुद्दीन खिलजी को भी थोड़ा सा लालच आ गया। जलालुद्दीन खिलजी आते हैं और इस वाले एरिया में अलाउद्दीन खिलजी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके उनको मार देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है इन 1296, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने एक अलाई मीनार भी बनवाई, कुतुब मीनार के साइड में ही मिलेगी ये अलाई मीनार। इनकम्प्लीट जो कुतुब मीनार थी उसके साइड में थी, और काम जो था इसका वो इनकम्प्लीट रह गया था अलाई मीनार का। अलाई दरबार भी बनवाया, तो जो कुबत उल इस्लाम मॉस्क थी ना, उसके साइड में एक अलाई दरबार भी बनवा दिया। टाइटल लिया सिकंदर सानी। तो जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर का टाइटल भी दिया गया था, उसका एक सपना था कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूंगा। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी का भी एक सपना था कि मैं पूरे इंडिया को कॉन्कर करूंगा। तो ही टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी। लाइक सिकंदर वॉन्टेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। नॉट मच इंटरेस्टेड इन रिलीजन, रिलीजियस चीज़ों में ये ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया करते थे। 4 चीज़ें इन्होंने करी, क्या क्या, एक तो स्पाई सिस्टम बनवाया, ठीक है, टेम्परेरी स्पाई सिस्टम। जब डाउट होता था ना कि इनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, तो उस टाइम पे ये स्पाइज अपॉइंट किया करते थे, जासूस अपॉइंट किया करते थे। छोटी छोटी सेरेमनीज़ को इन्होंने बैन करवा दिया, क्योंकि बिला खर्चा होता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी सेरेमनीज़ कंडक्ट करवाने की। उसके बाद अल्कोहल को बैन कर दिया, और जो रिच पीपल अपनी मीटिंग किया करते थे उनको भी बैन कर दिया कि कोई भी अमीर आदमी अपनी मीटिंग्स नहीं करेगा। इन्होंने क्या किया, लैंड्स डोनेशन स्टार्ट करवाए, और जो डोनेटेड लैंड्स होते थे उनको खालसा लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये खालसा लैंड जो होती थी ये गवर्नमेंट के अंडर होती थी, यानी कि रूलर के अंडर हुआ करती थी। अब उनकी चॉइस है, चाहे से यहाँ पे आर्मी को ट्रेन करो, खेती करनी है खेती करो, वो बेसिकली जो रूलर हुआ करता था उनकी चॉइस रहती थी। दैट वाज द खालसा लैंड, खाली रहता था ये अप्रॉक्सीमेट, और किसी पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाता था।
4 टैक्सेस इन्होंने इम्पोज करे, अभी 3 और आएंगे, पर 4 टैक्सेस के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो एक तो जाजिया चलता आ रहा है, ठीक है, बहुत पहले से, काजिम के टाइम से आप जाजिया टैक्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो जो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, जो इस्लाम को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, उनके ऊपर एक टैक्स लगा करता था जिसको बोलते हैं जाजिया टैक्स। इसके अलावा एक और टैक्स है, दैट इज़ जक़ात। जक़ात जो होती है ना, ये ईद पे डोनेट करी जाती है, पीस ऑफ लैंड डोनेट कर देते हैं अमीर लोग गरीबों में, ठीक है। इसके बाद है खुमास। खुमास जो होता था ना, ये खुमस जो हुआ करता था, ये वो टैक्स हुआ करता था जो लूटेड मनी पे लगता था। मान लो कोई गवर्नर है, अब अलाउद्दीन खिलजी थोड़ी पूरे इंडिया में एक टाइम पे सरवाइव कर सकता है, तो इन्होंने मल्टीपल गवर्नर्स बनाए होते थे। गवर्नर्स क्या करते थे, इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए लूट ही करेंगे ना, चोरी करेंगे। तो जब चोरी करेंगे ना, तो उस लूटेड मनी के ऊपर एक टैक्स लगा करता था जिसको बोलते थे खुमस। एक होता था खराज। खराज जो था ये ज़मीन के ऊपर लगा करता था, लैंड के ऊपर जो टैक्स लगा करता था उसको बोलते थे खराज। नाउ निज़ामुद्दीन औलिया, इन सेंट के बारे में भी आपने सुना होगा। इनके एक फेवरेट स्टूडेंट थे, दैट इज़ अमीर खुसरो। इनके फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे निज़ामुद्दीन औलिया। अब निज़ामुद्दीन औलिया एक सेंट थे, ठीक है। अब ये संत लोग जो होते हैं, इनको तो लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी दे के जाते हैं, ज़मीन दे देते हैं ताकि वो अपने सत्संग वगैरह वहाँ पे कंडक्ट करते रहें। तो निज़ामुद्दीन औलिया के पास ना दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, ठीक है। और पर इन्होंने कभी अलाउद्दीन खिलजी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब अलाउद्दीन खिलजी, अभी एक पॉइंट पढ़ा आपने कि वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करते थे, पर अचानक से निज़ामुद्दीन औलिया को अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि अपना जितना भी आपका लैंड आपके पास अवेलेबल है उसका रिकॉर्ड निकालो। तो फिर निज़ामुद्दीन औलिया यहाँ पे इनको बोलते हैं कि नॉट टू इंटरफेयर इन रिलीजन, ठीक है, रिलीजन में आप इंटरफेरेंस ना करें। एक चीज़ तो ये याद रखना निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में थी। अब अलाउद्दीन खिलजी के 3 कमांडर्स हुआ करते थे। कौन कौन थे? नुसरत खान, ज़फ़र खान, मलिक काफूर। मलिक काफूर को हज़ारे दिनारी भी बोला जाता है। हज़ारे दिनारी क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनको 1000 दिनार में इन्होंने परचेज़ किया था, ठीक है। अभी देखते हैं इनकी स्टोरी पूरी की पूरी। पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लो, जितने भी कॉन्क्वेस्ट गुजरात वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में करने होते थे ना अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये किसको भेजते थे? नुसरत खान को। तो नुसरत खान हमेशा, आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट या गुजरात वाले एरिया में अगर कोई फाइट होती थी, वॉर होती थी, तो वहाँ पे कौन से गवर्नर को भेजते थे? नुसरत खान को। ज़ाफ़र खान, ज़ाफ़र खान को ये भेजा करते थे अगर मंगोल्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम आया करती थी, तो मंगोल से लड़ने के लिए किस गवर्नर को भेजा करते थे या कमांडर को भेजा करते थे? तो ज़फ़र खान को भेजा करते थे। एंड तीसरे जो इनके कमांडर हुआ करते थे वो थे मलिक काफूर। मलिक काफूर को ये हमेशा जो सदर्न पार्ट था इंडिया का, वहाँ पे भेजा करते थे। तो अभी देखा ना हमने, यादव डायनेस्टी थी यहाँ पे देवगिर वाले एरिया में, तो किसने डिफीट किया था? अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं आए थे, पहले किसको भेजा? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने खूब सारा पीटा यादव डायनेस्टी को, एंड फिर कौन आया कारा से? अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह से तो 3 इंपॉर्टेंट ये कमांडर हैं, नुसरत खान, ज़फ़र खान, मलिक काफूर। ये किसके अंडर थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी खुद कहाँ पे अटैक करेंगे? तो चित्तौड़गढ़ में अटैक करेंगे। इनके 1 बाय 1 हम अटैक्स भी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मलिक काफूर। ये मलिक काफूर हैं, वही कमांडर है जो कौन से एरिया में अटैक्स किया करेंगे? डेक्कन, या फिर यूँ कह लो आपका जो सदर्न वाला पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर अटैक्स करेंगे, ठीक है। नाउ 3 जो इंपॉर्टेंट अटैक्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आता है यादव अटैक, यादव्स के ऊपर जो अटैक किया था देवगिर वाला एरिया, जो किस लिए करवाया गया था? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करनी थी। तो 1296 में यादव डायनेस्टी के ऊपर अटैक करते हैं मलिक काफूर। रामचंद्र यहाँ पे किंग हुआ करता था, उनको डिफीट कर दिया जाता है। दूसरा अटैक आता है वारंगल में। वारंगल में कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी? तो काकतीय डायनेस्टी। यहाँ पे जो किंग आएंगे वो आएंगे किंग प्रताप रुद्रदेवा। कौन थे? प्रताप रुद्रदेवा। काकतीय डायनेस्टी के किंग थे प्रताप रुद्रदेवा। और इन्होंने ही क्या किया था? कोहिनूर डायमंड। अब देखो इनके पास हुआ करता था कोहिनूर डायमंड, जो स्टार्ट हुई ना हिस्ट्री कोहिनूर डायमंड की, वो कहाँ से हुई थी? काकतीय डायनेस्टी से। नाउ रुद्रदेवा ने क्या किया? ये जो कोहिनूर डायमंड था ये किसके पास पकड़ा दिया? मलिक काफूर। अब देखना ये कोहिनूर डायमंड पूरे वर्ल्ड में कैसे घूमने वाला है। अभी पहली जर्नी इसकी शुरू हुई रुद्रदेव से काफूर की तरफ। इन शॉर्ट अलाउद्दीन खिलजी के पास जा चुका है। तीसरा अटैक करते हैं ये होयसलास के ऊपर, कर्नाटका वाला एरिया। तो काफूर ने यहाँ पे भी अटैक किया था, पर यहाँ पे एक किंग आते हैं बाद में, द्वार समुद्रम। वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग किंग था, तो उसके साथ इन्होंने अलायंस सा बना लिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो 3 अटैक्स देखे हमने मलिक काफूर के, यादव डायनेस्टी पे, वारंगल में काकतीय डायनेस्टी पे, एंड होयसलास, ठीक है।
उसके बाद पॉलिटिकल एक्सपेंशन कैसे कैसे करी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वो सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1, फर्स्ट कैंपेन गुजरात में करी, 1299 में करी। और 1299 में जब इन्होंने ये गुजरात वाली करी थी, 96 टू 99 का ये कैंपेन रहेगा, तो यहाँ पे इनको काफूर मिला था, मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी का टाइटल भी दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ही गुजरात में ही इन्होंने परचेज़ किया था मलिक काफूर को, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी स्किल्स थी आर्मी को रिलेटेड। वैसे तो ये ना पहले जो विमेन सेल्स हुआ करती थी, सेल्स नहीं बोलेंगे, जो बेसिकली रानियाँ हुआ करती थी ना राजा की, उनकी टेक केयर के लिए रखा गया था, पर बाद में देखा गया कि इनके अंदर तो मिलिट्री स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, तो मलिक काफूर को बाद में कमांडर बना दिया जाता है। देन वी विल सी सेकेंड कैंपेन जो हुई अलाउद्दीन खिलजी की, वो हुई राजस्थान के एरिया में रणथंभौर में। तो रणथंभौर में ये कॉन्क्वेस्ट करते हैं इन 1301, तो रणथंभौर में इनकी सेकेंड कैंपेन देखने को मिलेगी। एंड थर्ड कैंपेन जो करी वो थी चित्तौड़ में, ठीक है। चित्तौड़ में ये वो सारी हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद करी। 1296 में जो देवगेट पे अटैक हुआ वो मलिक काफूर के थ्रू किया था, पर यहाँ पे वो बातें करी जा रही हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद अटैक्स करे थे। तो फर्स्ट कैंपेन गुजरात पे, सेकंड करी रणथंभौर पे, थर्ड कर दी चित्तौड़ में। चित्तौड़ में जो राजा हुआ करते थे वो थे रावल रतन सिंह, ये किंग हुआ करते थे उस टाइम चित्तौड़ के। एंड पद्मावती इन्हीं की रानी हुआ करती थी, ठीक है, जिनके ऊपर बुक भी लिखी गई मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, पद्मावत, ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। तो मलिक मोहम्मद जैसी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे फोर्थ कैंपेन कहाँ पे करी, तो फोर्थ कैंपेन करी थी मांडू वाले एरिया में। मांडू कहाँ पे लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये 1305 में यहाँ पे इन्होंने कंक्वेस्ट करा, 1305, तो ये भी याद रख लो। तो फर्स्ट आपने देखी गुजरात में, सेकेंड देखी रणथंभौर में, एंड थर्ड देखी चित्तौड़ में, एंड फोर्थ देखी मांडू में, विच इज़ इन महाराष्ट्र, 1305। इसके बाद आप देखोगे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देवगिर में जो अटैक किया वो किसने किया, मलिक काफूर, ये कमांडर्स के थ्रू करवाया। एंड सेकंड जो था वो भी देवगिर पे किया मलिक काफूर के थ्रू। वहाँ पे सुजरैनिटी करती थी, क्योंकि वहाँ पे डिफीट नहीं कर पाए ये लोग, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आप ही राजा रहोगे, पर रूल किसका चलेगा, अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये 1311 में हुई थी। उसके बाद वारंगल, जहाँ पे काकतीय डायनेस्टी रूल कर रही है, 1311, यहाँ पे भी किसने अटैक किया था, तो मलिक काफूर ने ही किया था। होयसला किंगडम, द्वार समुद्रम को छोड़ के बाकी सारे डिफीट कर दिए थे मलिक काफूर ने। तो 1310 टू 1311 तक ये फाइट चलती है। उसके बाद मदुरई वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ पे पांड्यास को डिफीट कर देते हैं 1311। मदुरई आपके ये तमिलनाडु वाला जो एरिया हुआ करता था, यहाँ पे पांड्यास भी रूल कर रहे थे, तो पांड्यास को डिफीट कर देते हैं मलिक काफूर। तो इन शॉर्ट जो भी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आप अटैक्स देखोगे वो कौन करेगा, मलिक काफूर। खुद अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं ना कहीं गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में अटैक्स किए, और एक महाराष्ट्र में किया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना थोड़ी सी। नुसरत खान ने कहाँ पे किया था, प्रॉपरली इन गुजरात और नॉर्थ वेस्ट वाले एरियाज़ में। और एक और थे जफ़र खान ने कहाँ पे किया था, तो मंगोल्स के अगेंस्ट अटैक्स जो थे वो किए थे। उसके बाद जितने भी सदर्न कैंपन्स हैं वो किसने करे, मलिक काफूर ने किए। आई जस्ट होप इतना आपको क्लियर है। नाउ अलाउद्दीन खिलजी ने ना 4-5 चीज़ें दी, दैट इज़ थ्योरी ऑफ किनशिप, इम्पेरियलिज्म, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स, सोशियो कल्चरल पॉलिटी। देखते हैं वन बाय वन। नाउ थ्योरी ऑफ किनशिप में क्या क्या चीज़ें मिली, ऑटोक्रेटिक रूल, मतलब राजा का ही रूल चलने वाला है, तो दैट इज़ गिवन बाय द अलाउद्दीन खिलजी। नॉबल्स को सप्रेस कर दो, नॉबल्स का काम है कि धर्म की बातें करें, वो अपने धर्म की बातें करते रहें, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। निज़ामुद्दीन औलिया के केस में अलाउद्दीन खिलजी ने इंटरफेयर किया, निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला आप रिलीजन में इंटरफेयर ना करें, ठीक है। किंगशिप नोज नो किनशिप एंड रिफ्यूटेड सुजरैनिटी ऑफ कैलिफ। अच्छा देखो, अब खलीफा से याद करो, खलीफा से एक खिलाफत लेनी पड़ती थी ना, कि आपको अगर ये खिलाफत मिल जाती है, एग्रीमेंट मिल जाता है साइन होके बाय खलीफा, तो क्या होता था, आपको राजा डिक्लेयर कर दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं कि मैं नहीं लेता खिलाफत, मैं वैसे ही राजा हूँ। फिर आता है इम्पेरियलिज्म, मतलब अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपांड करते चलो, और टाइटल ले लिया सिकंदर आज़म का। गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स देखोगे तो मिलिट्री कमांडर्स बहुत अच्छे इन्होंने अपॉइंट करे, बहुत सारी रिफॉर्म्स इन्होंने मिलिट्री के लिए करी, अभी देखेंगे। मार्केट्स बनवाई, लैंड रेवेन्यू जनरेट किया, तो ये सारी चीज़ें बाय इम्प्लीमेंटिंग द टैक्स। याद है ना, खराज करके टैक्स लगा था ज़मीन के ऊपर, तो वो याद कर लेना, वहीं से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, तो ज़मीन से भी रेवेन्यू जनरेट होने लगा। नाउ गवर्नेंस और रिफॉर्म्स अगर देखें तो मंगोल्स को 6 बार इन्होंने डिफीट किया। याद करो कौन सा कमांडर था, नुसरत खान,
मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने दीवान अरीज़ को ही कंटिन्यू करा जो बलबन ने बनवाया था। दीवान इंशा बनाया गया, तो इंशा क्यों बनवाया गया था? दीवान का मतलब होता है डिपार्टमेंट और दीवान इंशा का मतलब हो गया डिपार्टमेंट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। दीवान रसालत बनाई, रसालत मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री बना दी एक तरह से। दीवान वजारत बनाया, प्राइम मिनिस्टर का जो डिपार्टमेंट हुआ करता था दीवान वजारत। दीवान रियासत बनवाई, रियासत जो थी ये मार्केट से रिलेटेड थी, तो जो मार्केट का डिपार्टमेंट हुआ करता था वो आ गया। उसके बाद आता है दैट इज़ स्टार्टेड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस में क्या किया जाता है? मान लो ये घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा है, घोड़े के ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाएगी और जो स्टैंप होती थी ना, स्टैंप में क्या किया जाता था कि गर्म किया जाएगा उस स्टैंप को पहले और फिर पुट किया जाएगा, तो पूरी की पूरी स्किन जल जाती थी और राजा का नाम उनके ऊपर प्रिंट हो जाता था। तो इससे अगर चोरी वगैरह हो जाती थी अच्छे ब्रीड के घोड़ों की तो पता चल जाता था कि ये किसका घोड़ा है, ठीक है। स्टार्टेड कैंटीन सिस्टम फॉर मिलिट्री ऑफिशियल्स। जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनके लिए कैंटीन सिस्टम यूज़ किया जो आज तक चलता रहे। और मिलिट्री जो थी वो काफ़ी स्टेबल थी, मिलिट्री को प्रॉपर ये सैलरी दिया करते थे, क्योंकि अब पार्ट टाइम जॉब नहीं थी यहाँ पे मिलिट्री की, वो थी फुल टाइम। तो अगर फुल टाइम रखना है तो सैलरी तो देनी पड़ेगी, चाहे वॉर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एकता सिस्टम को इन्होंने अबॉलिश कर दिया। उसके बाद लैंड रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? तो खराज करके जो टैक्स देखा हमने उसको लगाया जा रहा है, और खराज टैक्स जब लगाया जा रहा है तो यू विल सी कि डायरेक्टली किसको दे दिया जाता था ये रेवेन्यू? तो किंग को दे दिया जाता था। कैश सैलरी इन्होंने शुरू करी, तो अभी बताया ना मैंने अभी आपको, सोल्जर्स को ये क्या कर रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं प्रॉपरली। उसके बाद मिलिट्री रिफॉर्म्स हुए। चेहरा सिस्टम टू आइडेंटिफाई, तो चेहरा सिस्टम टू आइडेंटिफाई मतलब जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हुआ करते थे ना उनके लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन बनेगा, उनकी फ़ोटो लगा दी जाएगी यहाँ पे, उनके बारे में पूरी फ़ोटो होती थी उस टाइम पे, तो स्केचिंग ही करी जाती थी, आइडिया सा लगा लिया जाता था कि क्या क्या फेशियल फीचर्स हैं उनके, बॉडी के ऊपर कोई बर्थ मार्क तो नहीं है, वो सारी चीज़ें एक सर्टिफिकेट के ऊपर नोट डाउन कर दी जाती थी। तो उसको बोला गया चेहरा सिस्टम। चेहरा सिस्टम मतलब इतनी डिटेल लिखी जाएगी उस सर्टिफिकेट के ऊपर कि उसके चेहरे के बारे में हमें पता चल जाएगा। क्लेम स्टैम्प्स ऑन हॉर्स, तो ब्रांडिंग जो थी हॉर्सेस की वो करी जा रही थी, तो मिलिट्री में भी रिफॉर्म्स करे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर देखें तो मार्केट रिफॉर्म्स आते हैं सबसे पहले। जो प्राइसेस थे उनको फिक्स कर दिया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको बोला गया जैसे एमआरपी चलता है ना आज के टाइम पे, उस टाइम पे भी क्या किया गया था? प्राइसेस जो थे वो सबसे पहले फिक्स कर दिए गए थे, आज का जैसे एमआरपी होता है तो रिटेल प्राइस जो लगी होती है उसकी तरह। उसके बाद 4 डिफरेंट मार्केट्स आई फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़। 4 डिफरेंट मार्केट्स आई किसके लिए? डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए। डिफरेंट कमोडिटीज़ कौन कौन सी 4 मार्केट्स थी? तो एनिमल और स्लेव्स के लिए एक अलग मार्केट बना दी गई, फूड ग्रेन वाली मार्केट अलग बना दी गई, और जो दिनचर्या में चीज़ें चाहिए होती हैं, कमोडिटीज़ जो घर में हाउस होल्ड में प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी उसके लिए अलग बना दी, और एक मार्केट बना दी मिसलेनियस, जहाँ पे मिक्सिंग कर दी जाएगी सारी प्रोडक्ट्स की, और मिसलेनियस प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। स्पाई सिस्टम इन्होंने शुरू किया ताकि शॉपकीपर्स के ऊपर चेक रख सकें, कोई मिलावट ना हो, जो टैक्स दे रहे हैं वो प्रॉपरली टैक्स देते रहें। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन था। कैसे पता चलता है? क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनवा दिया। क्या था? दीवान इंशा। दीवान इंशा किसके लिए बनवा दिया था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ट्रेड इंक्रीज़ हुआ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और जो इकोनॉमी थी किंग की वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। लैंड से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, शॉप से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और जो लूटेड मनी है उससे आपने देखा खुमस करके एक टैक्स था वो इम्प्लाई किया जा रहा है। लैंड रिफॉर्म्स में अगर देखें तो लैंड को इन्होंने क्लासीफाई कर दिया 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था? तो एक तो प्रोड्यूस के ऊपर बेस्ड था, दूसरा क्वालिटी के ऊपर बेस्ड था, तीसरा रेवेन्यू के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, प्रोड्यूस, क्वालिटी, रेवेन्यू। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बेसिस पे इन्होंने क्या किया? लैंड को क्लासीफाई कर दिया कि वहाँ से प्रोड्यूस कितनी निकल रही है, वहाँ की जो सॉइल है उसकी क्वालिटी कैसी है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है। तो रेवेन्यू जो था वो फिक्स कर दिया अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स। 3 तरह के और टैक्सेस लगाए गए, जैसे कि घराई। घराई जो था ये प्रॉपर्टी टैक्स था, किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कहीं पे कोई कमर्शियल रिलेटेड शॉप बनाई गई है तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है घरई। फिर आया चरई। चरई 4 से याद रख सकते हो, पेस्टोरल टैक्स जो हुआ करता था दैट इज़ बेसिकली घरई, चरई। एंड कस्टम ड्यूटीज़ भी अप्लाई करी गई। कोई आ रहा है जा रहा है इंडिया के अंदर तो उनके ऊपर भी ड्यूटीज़ इंप्लीमेंट कर दी जो भी अपनी प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। सोशियो कल्चरल पॉलिसीज़, तो इन्होंने एक मॉस्क बनवाई,
सोशियो कल्चरल पॉलिसीज़ में इन्होंने एक तो मस्जिद बनवा दी, उसके बाद इन्होंने कुछ स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज भी किया। एक जैसे अमीर खुसरो थे, किसके स्टूडेंट थे? निज़ामुद्दीन औलिया, याद है ना, फेवरेट स्टूडेंट। इनको टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने तूते हिंद। तूते हिंद यानी कि पैरट ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। क्योंकि देखो जब तोता बोलता है तो अच्छा लगता है ना सुनने में, तो इसी वजह से इनको जो अमीर खुसरो हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या टाइटल दे दिया था? तूते हिंद का। इनकी एक बुक है दैट इज़ नू सिफर। सूफ़ी सेंट थे निज़ामुद्दीन औलिया, ही वॉज ऑल्सो सूफ़ी सेंट, उन्हीं के स्टूडेंट थे अमीर खुसरो, ये भी सूफ़ी सेंट थे। स्टूडेंट ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे। एक और स्कॉलर थे इनके दरबार में, कौन थे? मिर हसन दहलवी, मिर हसन दहलवी। उसके बाद आर्किटेक्चर अगर देखें तो अलाई दरवाज़ा, पहले भी पढ़ चुके हैं आप, कुतुब मीनार के साइड में है ये अलाई दरवाज़ा। ये किसने बनवाया? तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई मीनार, ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है ना जो, उसकी साइड में आपको मिलेगा। नई कैपिटल सिटी बनवा दी सीरी में। मॉस्क बनवाई एक नई, दैट इज़ जमात खाना। हौज खास वाटर बॉडी, वो उसको रिपेयर भी करवाया दोबारा से। महल हज़र सिस्टम, तो ये भी किसने स्टार्ट, सिस्टम बोल दिया, सतून, ये भी किसने बनवाया था? महल हज़र, तो ये भी बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सारे पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अलाई मीनार भी आपको दिख जाएगा, अलाई दरवाज़ा भी दिख जाएगा, और ये जमात खाना, ये मॉस्क भी आपको दिख जाएगी, और ये जो महल हज़र है ये वाला दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। नाउ अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है 1316 में। उसके बाद जो किंग आते हैं वो हैं मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी का टाइम पीरियड चलता है फ्रॉम 1316 टू 1320। कितना? 1360 टू 1320। इन्होंने कोई भी टाइटल नहीं लिया खिलाफत से, ठीक है, इन्होंने कोई टाइटल नहीं लिया खिलाफत से। एंड अल्कोहल लवर थे, काफ़ी मूर्ख राजा इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी देखते हैं। इनको खुसरो ने मार दिया। खुसरो कौन था? नसीरुद्दीन खिलजी। नसीरुद्दीन खिलजी जो था उसका नाम था खुसरो खान। और ये जो खुसरो खान था ये कन्वर्जन करी थी, इसने अपना धर्म चेंज कर लिया था। और बाद में ये जो खुसरो खान था यानी कि नज़ीरुद्दीन खिलजी का टाइटल जिसने लिया था, इसको भी एक और कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने किसको मार दिया? खुसरो खान को, ठीक है। तो मुबारक खिलजी ज़्यादा एमिनेंट रूलर आपको नहीं मिलेगा, और इस वजह से खुसरो ने इसको मार दिया। और खुसरो को किसने मार दिया? तो गजी मलिक ने मार दिया। और फाइनली नई डायनेस्टी यहाँ पे एस्टेब्लिश करी जिसको बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में पहले आएंगे घियासुद्दीन तुगलक, ये वही घियासुद्दीन तुगलक हैं, गाजी मलिक, ठीक है। गाजी मलिक ने ही क्या किया? टाइटल लिया था किसका? घियासुद्दीन तुगलक का। फिर आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी बहुत ही नए राजा था, मूर्ख सा राजा था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तैमूर इन्वेजन, और फाइनली एंड हो जाएगा चीज़ों का, ठीक है। तो मुबारक खिलजी। चलो जी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो आज हमने पढ़ा अबाउट द खिलजीज। हम देखते हैं किस तरह से जलालुद्दीन खिलजी ने पूरी की पूरी स्लेव डायनेस्टी ख़त्म कर दी बाय किलिंग काइकुबाद और काइमार। एंड उनका नाम था फिरोज शाह। 1290 टू 96 तक रूल करते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि सोल्जर की तरह काम किया था अंडर इल्तुतमिश और बलबन। इनका एक नेफ्यू वर्क करता था जिसका नाम था अली गुलशस्प। जलालुद्दीन खिलजी जस्ट बिकॉज बहुत ही लेट उम्र में राजा बन के आते हैं, तो देवगिर में इन्होंने एक कैंपेल चलाई थी, और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी और मार दिया। देवगिर में इनवाइट करा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये भी लालच के मारे आगे, जैसे गंगा रिवर को क्रॉस करते हैं जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट जो कमांडर्स हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के अंडर, कौन कौन थे? तो एक था नुसरत खान, जाफ़र खान, मलिक काफूर। नुसरत खान गुजरात और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में अटैक्स किया करता था। जाफ़र खान मंगोल वाले एरिया में अटैक किया करता था। मलिक काफूर अटैक किया करते थे यादव डायनेस्टी। यादव डायनेस्टी, वारंगल, होयसला, ये तीनों अटैक करे थे मलिक काफूर ने। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने खुद कहाँ कहाँ पे अटैक किया? तो एक बार गुजरात में किया जहाँ से उनको मलिक काफूर भी मिले थे, और सेकंड किया रणथामभोर में, थर्ड किया चित्तौड़ में जहाँ पे राजा थे रावल रतन सिंह, उनकी रानी थी एक जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती के ऊपर बुक लिखी गई पद्मावत, और किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। फोर्थ कहाँ पे आई? मांडू में। मांडू महाराष्ट्र में है 1305। एंड सदर्न अटैक सारे किसने किए? मलिक काफूर ने किए। थ्योरीज हमने देखी कैसा रूल इन्होंने चलाया था, और गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स देखे। दीवान इंशा बनवाया ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। दीवान रसालत करवाया फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए। दीवान वजारत करवाया डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दीवान रियासत करवाया मार्केट डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद इक्ता सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। लैंड रेवेन्यू
जो था वो डायरेक्टली किंग को दिया जाता था। कैश सैलरी वगैरह इन्होंने शुरू कर दी। मिलिट्री रिफॉर्म्स करे, चेहरा सिस्टम, ताकि आर्मी में जितने भी पर्सोनल हुआ करते थे उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। हॉर्स ब्रांडिंग या ट्रेडिंग जो थी इन्होंने शुरू कर दी। एंड 4 मार्केट्स बनाई थी एनिमल्स और स्लेव्स के लिए, एक, दूसरी फूड डिपार्टमेंट, थर्ड कमोडिटीज़ एंड फोर्थ मिसलेनियस हुआ करती थी। स्पाई सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया शॉपकीपर्स के ऊपर चेक रखने के लिए। लैंड के ऊपर वेरियस टैक्स हमने देखे। अमीर खुसरो और मिर हसन दहलवी, ये दोनों स्कॉलर्स इनके कोर्ट में बैठा करते थे। आर्किटेक्चर बहुत सारे आपने देखे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी हम देखेंगे किस तरह से मुबारक खिलजी तो वो खास एमिनेंट किंग नहीं था, खुसरो ने उनको मार दिया। खुसरो जो था ये कन्वर्टेड था, खुसरो खान जो था ये कन्वर्टेड किंग था। नसीरुद्दीन खिलजी का टाइटल ले लेते हैं, और जो नसीरुद्दीन खिलजी है उसको फाइनली गजी मलिक मार देता है, क्योंकि इन्होंने एक्सक्यूज़ क्या दिया गजी मलिक ने कि इसने तो कन्वर्जन करी हुई है तो लोगों का क्या ध्यान रखेगा। सो गजी मलिक ने क्या किया, फाइनली जो खुसरो था उसको मार दिया और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। नाउ गजी मलिक का ही क्या टाइटल होगा, घियासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा इसको, घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलो जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम करेंगे अबाउट द तुगलक डायनेस्टी। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर और ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड टेलीग्राम में आपको पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, एमसीक्यूज़ अवेलेबल होते हैं, एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल होता है, सो यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।